स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सीरीज आरएल सर्किट। तो इन केस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट में रजिस्टर एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के साथ हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि वोल्टेज V इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के कारण इस सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है। रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में है, तो ये जो करंट है इनसे सेम करंट इस रजिस्टर इंडक्टर से होकर के जो है फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो होता है। जब ये करंट इंडक्टर आर और एल से होकर जगह जाएगी तो रेजिस्टेंस आर के सिरों के बीच विभवांतर वी आर इज इक्वल टू आई आर और एल के सिरों के बीच विभवांतर वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल और एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अगर फेजर डायग्राम की बात करें तो रजिस्टर और इंडक्टर है हमारे पास, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास प्योरली रजिस्टिव सर्किट है तो प्योरली रजिस्टिव के केस में हमारे पास वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है जीरो, सेम फेज में होते हैं। अगर हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो इंडक्टिव के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। और अगर वोल्टेज को देखें, अगर करंट रेफरेंस है हमारा, वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है जब हमने करंट रेफरेंस ले रखा है। ठीक, सिमिलरली अगर कैपेसिटी की बात है, कैपेसिटी के केस में हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, लेकिन अगर रेफरेंस हमारा करंट है, अगर करंट के रेफरेंस में देखें तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है पश्चिमी। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हैं तो रजिस्टर के केस में, यानी कि यहाँ रजिस्टर है तो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, और इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज वी एल यानी कि वी एल है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ वी एल अगर करंट रेफरेंस है और वी को देख रहे हैं तो वी करंट से 90 डिग्री अग्रगामी यानी कि लीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वी आर और वी एल यानी कि जो रेजिस्टिव ड्रॉप और जो वी एल है उनके बीच में जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है, अर्थात ये परस्पर लंबवत है, जैसे कि चित्र 2 में दिखाया गया है। ये इसका फेजर डायग्राम है। इसमें हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने करंट को रेफरेंस लिया, क्योंकि करंट आप देख रहे होगे कि करंट ये आर से भी होकर जा रही है, एल से भी होकर जा रही है, तो यहाँ रेफरेंस हमने क्या लिया है, करंट लिया है इसमें। तो जब यहाँ करंट को रेफरेंस लिया है तब करंट के रेफरेंस में तो वोल्टेज देखेंगे। अगर रजिस्टर के अक्रॉस की अगर बात करें रेजिस्टेंस पे वोल्टेज, तो यानी कि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो यानी कि ये वी आर वाला होगा। और अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में के केस में जो वोल्टेज वी एल होती है वो करंट से 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। आप यहाँ देख रहे होगे वी एल 90 डिग्री लीड कर रही है। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें वी आर और वी एल का, तो वो हो जाता है हमारे पास वी एल। ये होगा फेजर डायग्राम। और जो वी है, मान लीजिए किसी कितना वी और आई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, वो मान लिया हमने कि फाई है। ये हमने फिर इसका क्या किया है, जब ये फाई है तो हमने इसका वोल्टेज ट्रायंगल बना लिया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल हमने उठा लिया है। तो ये होगा वी, तो ये हमारे पास कौन सा, ये कौन सी टर्म थी हमारे पास, वी एल वाली, तो वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। ये कौन सी टर्म है, वी आर, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर। ये एंगल फाई है, ये वी का 90 डिग्री, ये यहाँ से दोनों के बीच में फेज यानी कि लंब होता है वी एल वी आर का। अगर इनका रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, अगर यहाँ से पाइथागोरस के हिसाब से देखें तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, उससे हमने ये निकाल लिया। वी आर की वैल्यू हम जानते हैं, वी एल की वैल्यू जानते हैं, वो हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो इस तरीके से रिलेशन हो जाएगा हमारे पास वी अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने मान लिया जेड, यानी कि वी आई इज इक्वल टू जेड, जहाँ जेड सर्किट का इंपीडेंस है, और जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अतः इसे प्रतिरोध में करेगा परिपथ की प्रतिबाधा, यानी कि इंपीडेंस कहते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, और उसकी यूनिट ओम होती है जेड की, जिससे हमने ये जेड माना इस वाले टर्म को। इम्पीडेंस की बात करें तो ये इम्पीडेंस क्या करता है, किसी भी सर्किट में धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। और इसे जो हम क्या करते हैं, अगर मान लो किसी भी सर्किट में धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है, समीकरण वी अपॉन आई इज इक्वल टू के, अगर जैसे हमारे पास ये समीकरण थी वी अपॉन आई इज इक्वल टू दिस, वी अपॉन आई इज इक्वल टू की ओम के नियम वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर से तुलना करें तो पता चलता है कि जो ये चीज़ें हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। चूँकि यह एक्सल तथा आर दोनों के कारण है, अतः इसे प्रतिरोध न कहकर हम क्या कहेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस जेड कहते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आर सर्किट में तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होगा। एक्सएल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी कि प्रेरण प्रतिघात। एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा, यानी कि 2 पाई एफ एल, यहाँ ओमेगा एल भी रख सकते हैं एक्सएल की जगह, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। तो प्रतिबाधा जेड को ओम में मापते हैं। और फेजर डायग्राम में अगर जो फेजर डायग्राम चित्र 2 है, तो स्पष्ट है कि आर एल परिपथ में धारा आई विभवांतर वी से पश्चिगामी है यदि इनके बीच कालांतर फाई हो। जैसे कि यहाँ हम चित्र 2 में देख रहे हैं कि जो फेजर डायग्राम चित्र 2 में, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि करंट वोल्टेज से क्या है, फाई एंगल पश्चिगामी है। तो अगर हम इससे एंगल फाइंड आउट करना चाहे
जैसे कि यहाँ पे tan फाइव इज इक्वल टू वी एल अपॉन आर। वी एल अपॉन मतलब कि ये वी एल अपॉन वी आर वाला। तो भाई साइन कोस टेन लाल बटे कक्का से अगर देखना चाहे तो टेन क्या होता है, टेन क्या होता है हमारे पास आधार बटे, यहाँ से अगर टेन फाइव कैलकुलेट करना है तो टेन फाइव हमारे पास क्या हो जाएगा वी एल अपॉन वी आर, ये वाला वी आर, ये होगा लंब, ये होगा आधार। ठीक, तो यहाँ से हमने चेक कर लिया फेजर डायग्राम से कि वी एल अपॉन आर, तो वी एल इज इक्वल टू क्या है आई इंटू एक्स एल अपॉन आई आर, तो आई से आई के एक्स एल अपॉन आर। कोस फाई क्या होता है साइन कोस टेन आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या है वी आर और कर्ण क्या है वी। तो अगर यहाँ पे रखें, यहाँ पे देखिए कोस फाई को वी आर अपॉन वी, तो वी आर क्या होता है आई आर, वी इक्वल टू होता है आई जेड, तो आई से आई कैंसिल तो आर अपॉन जेड। साइन फाई क्या होगा वी एल अपॉन सिमिलरली इसी तरीके से वी एल इज इक्वल टू होता है आई एक्सएल और वी इज इक्वल टू होता है आई जेड, आई से आई के तो एक्सएल अपॉन जेड। इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट है कि ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेशन मेंटेन करने के लिए। अब इसी तरीके से अगर हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज ट्रायंगल है उसकी प्रत्येक साइड को हम क्या करेंगे आई से डिवाइड कर देंगे, वी अपॉन आई, यहाँ पे वी, यहाँ पे इसी तरीके से कि ये वी एल अपॉन आई, यहाँ वी आर अपॉन आई। तो वोल्टेज ट्रायंगल अगर प्रत्येक साइड को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एक्स एल इज इक्वल टू वी एल अपॉन आई, आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन आई, जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो इस तरीके से हमारा ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाता है। अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करें, अगर यहाँ से हम इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अगर आर की बात करें जेड की टर्म में कैलकुलेट करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर, तो आर इज इक्वल टू एंगल ये फाई है तो जेड ये वाली है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर की टर्म में देखें जेड की टर्म, तो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू जेड कोस फाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें इसकी टर्म जेड की टर्म में, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है यानी कि एक्सएल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जेड साइन फाई। ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट आर इज इक्वल टू जेड कोस फाई, ये वाई कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, दैट मीन्स कि एक्सएल इज इक्वल टू जेड साइन फाई। रेक्टेंगुलर फॉर्म में बात करें तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, क्योंकि हमारे पास इसको लिख सकते हैं इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू मोड जेड एंगल ऑफ फाई। फाई की वैल्यू क्या होगी यानी कि मोड जेड तो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और फाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल अपॉन आर यानी कि एक्सएल अपॉन आर, भाई एल ए एल लंब बटे के ए आधार, लंब बटे आधार, यानी कि टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर या फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक, अगर पावर की बात करते हैं तो पावर हमारे पास क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वाई, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, क्षणिक मान, वी और आई के भी हमारे पास क्षणिक मान है। तो इन केस ऑफ रजिस्टर इंडक्टिव के केस में जो वोल्टेज होती है वो तो है वी इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट क्या होती है आई इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि इंडक्टिव के केस में जो करंट है वो 5 डिग्री क्या कर रही है पश्चिगामी है हमारी, किससे वोल्टेज से। तो यहाँ पर हम वोल्टेज और करंट की इसमें वैल्यू का मान रखें तो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ से वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो यहाँ इसको दो से गुना कर देंगे, दो से भाग, तो वी एम आई एम बाई टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस बी। तो ये रिलेशन, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। तो ए माइनस बी यानी कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि कोस फाई माइनस का कोस टू ओमेगा टी माइनस फाई। इस तरीके से ये हमारा रिलेशन मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म आ जाएगी वी एम आई एम बाई टू कोस फाई या माइनस का वी एम आई एम बाई टू कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया इसमें इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये दो टर्म आ गई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सेकंड टर्म माइनस का वी एम आई एम बाई टू कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव इज कोसाइन टर्म हुज एवरेज वैल्यू ओवर ए साइकिल इज जीरो। किसी पूरी साइकिल के लिए इस कोसाइन टर्म की जो वैल्यू हो जाती है वो जीरो हो जाती है, जिसकी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा था। अगर ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, फाई नहीं ओमेगा टी के अगर रेस्पेक्ट में देखते हैं, पूरी साइकिल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी पूरी साइकिल के लिए अगर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इससे पहले हमने प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटी के केस में हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उसके लिए इसकी जो वैल्यू क्या हो जाती है वो जीरो हो जाती है पूरी साइकिल के लिए। तो इसलिए सर्किट जो पावर कंज्यूम करेगा वो पावर कंज्यूम करेगा केवल वी एम आई एम बाई टू कोस फाइव। तो पी एवरेज इज इक्वल वी एम आई एम बाई टू कोस फाइव। इसको मैं लिख सकता हूँ वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू कोस फाइव। ये हमारी वी एम बाई रूट टू क्या होगा आई आर एम एस वैल्यू, वी आर एम एस वैल्यू, और आई एम बाई रूट टू ये क्या होगा आई आर एम एस वैल्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि पी एवरेज इज इक्वल टू, और इनको हम किस में कैपिटल लेटर में शो करते हैं तो पी एवरेज इज इक्वल टू वी आई कोस फाइव। इस तरीके से ये हमारा पावर हो जाती है जहाँ वी और आई क्या है आर एम एस वैल्यू है। तो स्टूडेंट